अनुपम जी, आज आपको मैं एक चीज बताऊं। हम और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। अ, भाई, आप एक बड़ा नाम है उस युवाओं के लिए, और हल्ला बोल करके, और खास करके बेरोजगार युवाओं के लिए। ये मैं ईमानदारी से, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में आ गया। मैं उस पॉडकास्ट का एक भूमिका इसलिए बना दूं, एक ऐसे प्रोफेशन में आ गया जो टेक सेवी और जिसमें यंगर जो है वो ज्यादा बेटर है जी। मतलब आप मुझसे बेहतर और आपसे बेहतर, आपसे 10 साल छोटा आपका भाई होगा, और उससे बेहतर उससे 10 साल छोटा जो बच्चा होगा वो होगा। मैं इसी से इसलिए समझना चाह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज चेंज हो रही है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हम तो बेसिक चीज है। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पास पैसा उतना अहम नहीं था। अहम नहीं था मतलब साइकिल पे चलते थे आप। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से था। अगर साइकिल में हवा भरानी है तो 3 पैसे में 1 पहिया, 5 पैसे में 2 पहिया, और अगर खुद पंप लेके भर लो तो कोई पैसा नहीं। तो ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर था। आज की तारीख में आपका छोटा भाई हो, अगर उसके पास जेब में 200-400 रुपए नहीं है तो मोटरसाइकिल में तेल कौन भराएगा, मोबाइल में रिचार्ज कौन करेगा, तो वो हैंडीकैप है। मैं पहले इस पे, क्योंकि क्या महत्व हो गया है पैसे का बहुत ज्यादा, और आपको लगता है कि एक किसी भी नवयुवक, नौजवान, यूथ के लिए पैसे की पहले अहमियत नहीं है। अब अहमियत है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसपे अगर हम बात करने लग जाए तो बिल्कुल अध्यात्म से लेके फिलॉसफी तक पहुंच सकते हैं। और बढ़ने का जो मुख्य कारण जो मुझे इमीडिएटली समझ में आ रहा है आपके प्रश्न से, इस पे और चिंतन करेंगे तो और समझ में कभी आ सकता है, वो ये कि हमारे समाज की जो संरचना है ना वो बदली है, जिसको आप पहले वाला दौर कह रहे हैं। इस वक्त आप कह रहे हैं कि साइकिल में हवा भराने का काम था, आराम से कर लेते थे, बहुत चिंता नहीं होती थी। उस समय जो पूरे सोसाइटी की जो संरचना थी, हम लोग जिस सोसाइटी में उठते बैठते थे उस दौर में, और आज जो है, तो आज हम धीरे धीरे साल दर साल दिन ब दिन थोड़ा एटमाइज होते जा रहे हैं। एटमाइज थोड़ा फिजिक्स वाला टर्म हो गया, लेकिन कहने का मतलब कि हम थोड़ा न्यूक्लियर सीमित कर रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। कि हम पहले जितना ज्वाइंट थे, सिर्फ परिवार ही ज्वाइंट नहीं था, वो परिवार अपने समाज से जितना ज्वाइंट था, समाज के निर्णय में समाज की भूमिका जितनी होती थी। मैं तो गांव से आता हूँ, अभी भी कितना भी लोग दुनिया जहान घूमता रहूं, लेकिन मेरा एकमात्र मकान मेरे गांव में है, उसके अलावा कहीं नहीं है। तो उस मायने में मैं क्लेम कर सकता हूँ कि मैं अभी भी आई एम स्टिल रूटेड इन माई विलेज पूरी तरह से। तो हम लोग अपने गांव में ही बचपन में देखा करते थे कि बचपन में कोई विवाद हो गया दो भाइयों के बीच में, किसी भी दो लोगों के बीच में, तो कैसे सुलझाया जाता था। और आज छोटे से छोटा विवाद हो सकता है कि मतलब कि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में ही कोई बच्चा हो जो कोई गलत रास्ते पे जा रहा हो, और उसको टोकने की हिम्मत परिवार के लोग नहीं करते हैं कि उस बच्चे के पिताजी भाई मुझसे बात करना बंद कर दिया। ये जो बदला है ना, उसका असर कई चीजों पे पड़ा है, और उसका अर्थ पे भी असर पड़ा है। तो बहुत बार परवरिश जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टिव सोसाइटी की ना भी हो, कम से कम एक्सटेंडेड फैमिली की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही थी कम से कम, कि भाई हमारा भतीजा है तो वो वहां जा रहा है, तो उसके पिताजी जितना चिंतित होते थे उससे ज्यादा चाचा जी चिंतित हो जाते थे कि वो देखना ये करना। आज वो ब्रेक हो रहा है। आज इतना हो गया है कि हम सब अगर किसी अपार्टमेंट में है तो बहुत संभव है कि 90% लोग जो दिल्ली बॉम्बे से लेके हर जगह अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, उनको अपने पड़ोसी के बारे में कुछ नहीं पता होगा। उनको नहीं पता कि पड़ोसी है कौन, किस तरह के जीवन में जी रहा है। इसलिए पैसा जेब में रहना तो जरूरी हो जाता है। आप किसी को जान नहीं रहे हैं, किसी की आपके प्रति सॉलिडारिटी नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, पूरी तरह से कटे हुए हैं, तो फिर सहारा क्या है? पैसा। इसलिए भी पैसा का नहीं। एक और मैं अनुभव कि आपकी इंजीनियरिंग वाली बात पे आऊंगा, आपकी पढ़ाई पे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और कहूंगा। मैं गांव से मेरा रिश्ता रहा, क्योंकि मेरे पिता किसान थे, पढ़ाई लिखाई के बाद वो किसान थे। मतलब प्रोफेशन में जैसे पहले लिखा जाता था फादर्स प्रोफेशन, तो फार्मिंग। लेकिन मैं शहर में पैदा हुआ, शहर में पढ़ा, पब्लिक स्कूल में पढ़ा, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा। मैं इसलिए बहुत मोटी बात कर रहा हूं, जो थोड़ा गांव में पहले कहा था किसी से पूछा किसी ने कि आपका बच्चा शहर गया तो कितना पढ़ा, उन्होंने इतना पढ़ लिया कि अब खड़े होकर पेशाब कर। और मैं इस बात को अगर आप सोचिए तो ये एक कहने को तो ये बहुत अजीब सी बात है, लेकिन पहले गांव का मुझे बिल्कुल ठीक से याद है। मेरे बहुत से घर के लोग हैं जो IIT कॉम्प्लीट किए, MBBS कॉम्प्लीट किए, वो गांव में पढ़े।
तो ये जो एक गांव और शहर का दूरी बढ़ी है, मुझे नहीं लगता मेरे गांव का कोई भी बच्चा आज की तारीख में किसी एक प्रॉपर कंपटीशन को कॉम्पीट कर सकता है बिना शहर में आए और बिना कोचिंग के। मैं इस पे भी एक जरा, ये बहुत फर्क नहीं हो गया एजुकेशन में, मतलब, और कारण आपको क्या लगता है? मतलब हुआ है फर्क, ये तो बिल्कुल सही बात है, और फर्क कई मायनों में हुआ है। मुझे लगता है पिछले कुछ दशकों में, एक तो जिनको हम गरीब कहते थे और जिनको अमीर कहते थे, इन जनरल टर्म्स उनके बीच का फर्क भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल हम टॉप मोस्ट अमीर और मतलब कई लोगों को लग रहा होगा कि हम पिछले 20-30 साल में ना अपनी गरीबी से निकल के थोड़ी बेहतर स्थिति में आ गए हैं, तो ये सुन के कुछ लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, हो सकता है, लेकिन आंकड़े जो है वो स्पष्ट रूप से ये बताते हैं, और बहुत लोग सहमत समझेंगे इस बात को कि एक तो वो खाई बढ़ी है, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ी है, और जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे या सुविधाओं की बात करते हैं, उस मायने में भी तो खाई बढ़ी है। और हमारे पिताजी, जैसे मैं गांव से हूं, अभी भी हूं, लेकिन पिताजी मेरे 5 भाइयों में एक थे जिन्होंने रेलवेज क्वालिफाई कर लिया था एग्जाम, तो मुझे मौका मिल गया कि मैं गांव के बाद थोड़ा जो है, क्योंकि पापा रेलवे में थे, तो फिर वहां जहां उनकी पोस्टिंग थी वहां पे बाद की पढ़ाई हुई और सब चीजें हुई। लेकिन जब पिताजी से सुनते हैं उस वक्त की बात, तो ज्यादातर लोग, जिन लोगों ने देश भर में, दुनिया भर में अच्छे अच्छे मुकाम पाए, अच्छे अच्छे काम किए, सब हमारे गांव के स्कूल से पढ़े हुए। हमारा सुखपुर हाई स्कूल होता था, बड़ा मशहूर है उस इलाके में, दूर दूर के गांव के लोग, रेजिडेंशियल हुआ करता था। आज जो वो स्कूल है उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा मैं इसी संदर्भ में चर्चा करता हूँ कि स्कूल के मैदान के पीछे शाम को जो है 15 लड़के बैठ के जो है नशा करते हैं। तो कितना परिवर्तन हो गया है उस मायने में। तो शिक्षा भी जितना जितना जिस नजरिए से, जिस ढंग से देखा जाता था, किया जाता था, तो उसका जितना व्यवसायीकरण हुआ है, वो जितना ज्यादा बिजनेस बनता गया है एजुकेशन, उतना ज्यादा खाई बढ़ती गई है। वो तो बढ़ा ही है। अब देखिए, जैसे बिहार से हूं मैं, तो बिहार के बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि बिहारी लोग खूब जो है 30 मार खाए हैं, बहुत आईएएस बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। उसका तरीके से हम स्टडी करेंगे तो सारे बिहारी जो आईएएस बन रहे हैं वो दिल्ली में रहते हैं। उनके पिताजी जो है वो हो सकता है कभी, मतलब वो गर्मी की छुट्टी में गांव जाए बिना कभी गया भी नहीं है, लेकिन अभी भी हम वो दावा करते रहते हैं कि नहीं, बिहार से इतने आईएएस निकल रहे हैं। वो असल में वहां बिहार से पलायन करके, बिहार की शिक्षा व्यवस्था देखते हुए, बिहार की बुनियादी जो अभाव है वो देखते हुए बाहर आए और वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उनको हम कह रहे हैं ये खाई तो बढ़ी है, बढ़ती जा रही है। नशे की बात है मैं इसलिए, क्योंकि नशा एक ऐसा विषय है जिसपे आज हम लोग बात, क्योंकि वो विषय उसमें घंटों चर्चा, लेकिन मैं अपने समय का बताता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे समय, मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहूंगा, आप मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज भाई बड़ा था हम लोग के समय, इलाहाबाद का, तो MNR बोलते थे सेंट्रल। मेरे समय में जो ज्यादा सिगरेट और ज्यादा शराब और ज्यादा ये सूखा नशा होता था, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में करते थे। मेडिकल कॉलेज के नशे थोड़े फर्क होते थे, मतलब दोनों में एक क्वालिटेटिव फर्क था। लेकिन इधर मैंने एक चीज देखा यंग बच्चों में कि वो सिगरेट पीना कम कर दिया, शराब लेकिन बढ़ गई। पहले शराब शायद इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं पे भी महीने में 1-2 बार आ गई, किसी का इतना पैसा भी नहीं होता था शायद। लेकिन मैं इस पे जरा सा, आपके समय क्या ये शराब, सूखा नशा, सिगरेट का उसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज में था? मतलब कॉलेजेस का जो क्वालिटेटिव डिफरेंस है उससे तो मैं सहमत हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का वो रैगिंग में भी डिफरेंस होता है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में किस तरह की रैगिंग होती है, मेडिकल कॉलेजेस में किस तरह की होती है, वो था। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ, नशा जिस तरह का फैला है और उसका इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस से कोई संबंध नहीं। ऐसे बच्चे जो 12 साल, 13 साल, 14 साल के, ये तो स्कूल में होंगे, और बिल्कुल ग्रामीण परिवेश तक, ऐसे गांव में जहां पे कि हो सकता है बाजार ना हो, कोई मार्केट ना हो, एक पान की गुमटी हो, 2 चाय की दुकान हो, और वहां पे आपको ऐसे ऐसे ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है जो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जिसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। तो नशा भी एक तो शराब की बात आपने की, यूपी में शराबबंदी नहीं है, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद नशा इस ढंग का
जिसको सूखा नशा कुछ लोग कहते हैं। नशा माइनस शराब बिकम्स सूखा नशा। सूखा नशा में भी ब्रॉडली दो तरह के नशे हैं। एक जो लोकली अवेलेबल तौर तरीकों से कोई नशा कर लेता है, कफ सिरप इजिली अवेलेबल तरीका है नशा करने का। एक मृत संजीवनी सुरा आती थी हमारे साथ, हाँ, पंचर बनाने वाला सोल्यूशन, उससे नशा करते हैं। तो एक तो ये है जो इजिली अवेलेबल सस्ता नशा है सूखे में भी, और दूसरा है महंगा नशा जो जिसकी खेती हो सकता है तालिबान करवा रहा हो अफगानिस्तान में, और वो कहीं किसी बंदरगाह से भारत में एंटर कर रहा है, और वो बिल्कुल हमारे हर राज्य के गांव-गांव तक इसकी पहुंच हो गई। तो उस नशे में तो मेजॉरिटी ऑफ यूथ, और आजकल जो एक जेनजी हम लोग कहने लगे हैं यूथ के अंदर भी एक कैटेगरी बना के, वो तो इसका शिकार है पूरी तरह से। और इससे कोई संबंध नहीं है कि वो किस कॉलेज में है, कहाँ है, नहीं है, हर कोई उसका शिकार हो रहा है। और इसके साथ साथ जो आपने सबसे पहले जो प्रश्न पूछा था, तो सामाजिक संरचना, सामाजिक ताने बाने का टूटना और साथ में इस तरह की स्थिति होना, ये दोनों कपल होने के बाद जो है ना इतना खतरनाक बन जा रहा है। कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक, ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि मतलब वो गांव में आप जान रहे हैं कि कौन बच्चा है जो नशा कर रहा है, कोई टोकने की हिम्मत नहीं करता, किसी को परवाह नहीं है। और उन लोगों को पता है कि हम टोकने की अगर हिम्मत करें, हम चिंता जताने की कोशिश करें, तो हम किस तरह से समाज में अलग थलग हो जाएंगे। वो अलग थलग नहीं है जो नशा को बढ़ावा दे रहे हैं, वो अलग थलग है जिनको चिंता हो रही है कि नशा आगे बढ़ रहा है। नहीं, मैं इससे थोड़ा इंजीनियरिंग में और रहा हूँ। एक इंजीनियरिंग में और होता था जनरली हमारे समय। मैं अपनी बात इसलिए कह दूं, मैं पहले स्वीकार कर लूं, मैं 1985 मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था, उसको मैं कह सकता हूँ 40-41 साल पहले छोड़ दिया था। लेकिन मैं कुछ इंटरमीडिएट 12वीं में सिगरेट कभी कभी पीने लगा। लेकिन ज्यादातर मेरे जो दोस्त थे वो इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचने के बाद, मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद ये सब चीजें शुरू होती थी, उससे पहले क्योंकि शायद नहीं होती। इंजीनियरिंग कॉलेज की एक चीज और है जो इसलिए समझना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां नहीं होती और मेडिकल कॉलेज लड़कियां होती थी, तो ये ज्यादा लड़कियां होती थी एज कम्पेयर टू, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती थी वहां। तो ये कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज का एक स्टाफ, वो जो बोलते हैं कि वो एक टेंडेंसी रहती है कि जो इंजीनियर वहां थोड़ा स्टार्वेशन रहता था, अकाल, वो इकोसिस्टम बड़ा होता था। वो था आप लोगों के समय था। लेकिन मैं जैसे ईमानदारी से मैं भी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैंने कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मेरे कई साथी पूछते हैं कि मतलब ड्रिंक लो या ड्रिंक करो, तो मैं मना करता हूँ, तो उनको लगता है कि नहीं कभी किसी पॉइंट पे छोड़ दिया होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला हुआ है, कभी ना कभी। मैंने कभी आज तक मतलब वो उस अर्ज को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि टेस्ट करके देखे। अब ये तर्क तो हर जगह सब लोग देते हैं कि जीवन में सब कुछ एक बार कर लीजिए, तो जनरल तर्क कॉलेज में सबसे कमाल का होता है। लेकिन मैं उसको रेसिस्ट करता रह गया, जो सबसे टफ फेज था रेसिस्ट करने वाला, उसमें करता रह गया। और खैर उसकी कहानी अलग है कि कैसे करता रह गया। मुझे लगता था कि मतलब ये जो शुरुआती जो सिगरेट हो या शराब होना, उसको शुरुआत लोग इस कारण से नहीं करते हैं कि नशे के। हाँ, शुरुआत तो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा माहौल जो है ना, वो ऐसे जब वो होता है ना, तो वो जो है 5 किलो वजन उसकी बढ़ जाती है। हम लोग के लखनऊ में उसको नक्शेबाजी भी बोलते हैं। एक टर्म है जो आपके मोतीलाल में भी होता है, नक्शेबाजी। हाँ, एक टर्म जनरली वैसी जगह पे नहीं, नक्शेबाजी होता है। तो क्या, हाँ, तो ये नशा जो है ना, नशा को एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट के लिए शुरू करते हैं और फिर वो लत बन जाती है। तो मुझे लगा था कि ये इससे बचे रहने में मुझे सेंस ऑफ प्राइड, और मैं उसको बड़ा ग्लैमराइज करता था कि मैं नहीं पीता हूँ, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, बड़ा अचीवमेंट है। मतलब तुम सब जो हो, मुझे जरूरत नहीं है शराब पीने की, तुम लोग को पीना पड़ता है हमारे लेवल पे आने के लिए। तो इस तरह की बात कर करके जो है वो कर लिया। लेकिन खैर ये तो पर्सनल बात हो गई। और हम लोग लड़कियों की बात कर रहे थे कि आपके कोएड और उसका एक बड़ा भारी वो था यूनिवर्सिटी में जब पहुंचे। नहीं, 12वीं के बाद जब यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो लगा कि ऐसा वो जहाँ पे लड़की बगल में बैठ के पढ़ सकती है। मतलब ये तो, मैं लखनऊ में रहने वाला, लखनऊ में पढ़ने वाला, लेकिन ये बिल्कुल कुछ एक अजीब सा चेंज था। हाँ, कि आप एक कोएड उसमें लड़की के बगल में बैठ रहे हैं और शायद हफ्ते 10 दिन में एक बार आप उससे बात भी कर सकते हैं। वो भी बात नहीं कि नोट्स दे दो, इसी बहाने कई बार उसका बैलेंस यहाँ से बनता है ना। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में
डिमांड सप्लाई के मामले में बहुत गड़बड़ हो गई मामला मान लीजिए। तो अब कोई बायोटेक है जहाँ पे कि थोड़ा कई बार जो है सो लड़कियां ज्यादा है और लड़के कम है, तो पता चलता था कि जो लड़के लड़कियों का जो कपल बना है, तो फिर वो मैकेनिकल वाले जो है वो अपना समय अपने डिपार्टमेंट में कम बिताते हैं, जहाँ उनका एडमिशन नहीं हुआ है उधर ज्यादा घूम रहे हैं। तो इस तरह से अपना वो होता था। लेकिन चीजें आसान थी। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो मुझे बार बार लगता है, अगर हम 3 उसमें हिस्से में जीवन को करें, मैं स्कूल को एक मानता हूँ। जब मैं स्कूल बोल रहा हूँ तो 12वीं तक के स्कूल को मैं एक मान ले रहा हूँ जीवन। फिर एक कॉलेज को मैं अलग एक, अगर मैं अपनी कैटेगरी से आपसे समझ गया, तो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, और फिर आपका एक नौकरी का जब दोजहद शुरू होती है। इनिशियल नौकरी के ईयर्स बहुत अच्छे होते हैं, आप मेहनत से काम कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि हम कुछ और करें। और अभी तो आप पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी के साथ आजकल, अगर आपसे कोई रेट करने को बोले या आपसे कोई ये बोले कि ये आपकी प्रायोरिटी में, अभी तो आपकी बहुत लंबी जिंदगी है, मैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी प्रायोरिटी, आपको सबसे अच्छा वो जीवन का इन तीनों में, यार ये सबसे अच्छा, ये फिर से नहीं आएगा, लेकिन मतलब शायद अभी वो सेंस आपको आ नहीं रहा, मुझे आता है। मैं समझ सकता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक झटके में फ्लैशबैक में मैं कई चीजें भूल गई तुरंत एक सेकंड में। अच्छा, मेरे साथ एक ये रहा है ना, फॉर्चुनेटली, क्योंकि अब तक के जीवन में हर वक्त इतना हैपनिंग रहा है अलग अलग फॉर्म में भी, कि मैंने पिछले वाले को मिस बहुत कम किया है। तो स्टोरीज है, कहानियां खूब सारी है, लेकिन ये जो है ना, एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया होना किसी एक पर्टिकुलर दौर को लेकर, और फिर उसको मिस करना, नॉस्टैल्जिया होना लेकिन उसको मिस करना, और मिस वाले मोड में अभी तक नहीं गया हूं पूरी तरह से। लेकिन मैं तो गांव में भी रहा, पिताजी फिर रेलवे में पोस्टेड थे, तो रेलवे कॉलोनी में रहा, जहाँ पे की अलग अलग भाषा और सब स्ट्रक्चर्ड, और हाँ, पानी समय से हावड़ा जोन होता था, बाद में हाजीपुर जोन बना जब रामविलास पासवान रेल मंत्री बने थे। तो चंद्रपुरा एक जगह है झारखंड में, वहाँ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का प्लांट है, तो चंद्रपुरा जंक्शन पे पापा की पोस्टिंग थी। तो चंद्रपुरा की रेलवे कॉलोनी में हम लोग रहते थे, और तो वहाँ बहुत सारे बंगाली लोग, यूपी के भी लोग, बिहार के भी लोग, झारखंड के भी लोग, बंगाल के भी लोग। तो एक नई दुनिया हो जाती है, जहाँ अलग अलग तरह की संस्कृति, अलग अलग चीजों को देखने लग जाते हैं। तो उस दौर का आनंद तो अलग किस्म का होता है। गांव घर से दूर है, रेलवे कॉलोनी में है, और फिर एक नया वो बन जाता है। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं +2 के लिए रांची चला गया। पहली बार मैं जब घर से निकला वो 10वीं के बाद निकला, और वो बहुत टफ फेज लगा शुरुआत में मुझे, कि मैं कैसे कोई जी सकता है अपने माँ बाप से दूर। मतलब मैं बड़ा, जिसको कहता हूँ होम सिकनेस, उस किस्म का बच्चा। और मुझे रांची सेंट जेवियर्स में एडमिशन हो गया, वहां पहुंचा दिया गया। और रांची उस समय यूनिफाइड बिहार था, उस समय झारखंड बन चुका। हाँ, उसके बाद की बात है। तो फिर मैं एक रात रुका रांची में, अगले दिन वापस आ गया, और क्योंकि 4 घंटे की जर्नी भी थी ट्रेन की, तो मैं बिना कुछ कहे स्टेशन आया, ट्रेन में बैठा और पहुंच गया। पापा ये क्या हुआ? बहाना क्या बनाया मैंने कि रात में ठंड बहुत थी, और जून का महीना था वो। तो अच्छा, रांची भी ठंड होती थी, और ठंड थोड़ी लगी थी, लेकिन मैंने उसको इतना बड़ा इशू बना दिया कि रात को ठंड लगी, और ये जो है सो अब जब दोबारा जाएंगे बिल्कुल रजाई कंबल सब तैयारी करके जाएंगे, तो इस बहाने में वापस आ गया। तो ये 2 साल जो +2 का समय रहा, मुझे लगता है कोई भी ऐसा मौका नहीं था जिसमें मैं एक स्ट्रेच पे 1 महीने घर से दूर रहा। तो सब लोग कहते थे कि भाई तुम कैसे आगे करोगे, फिर यहाँ से फिर कॉलेज जाओगे कहीं, फिर कैसे रहोगे दूर। अच्छा, ऐसा नहीं कि फिर रांची में मजा नहीं आता था, रांची हम लोग खूब क्रिकेट खेलते थे, क्लासेस कम करते थे, उसकी तो अलग किस ढंग से क्लास बंक करते थे, किस ढंग से गच्चा देते थे, मतलब अटेंडेंस बनवा के निकल जाते थे, ये सब काम किया है। और उसके बिल्कुल रोल मॉडल बन गए थे, मतलब कि शुरू में किया, 2 बार 3 बार किया, तो बाकी लोग बोला ये पकड़ा जाएगा, पकड़ में नहीं आया, फिर बाकी लोग यार इसका अटेंडेंस भी बन जाता है, ये फिर निकल भी जाता है। तो ये कैसे होता था? ये ट्रेड बड़ा स्कैंडलस चीज मैं शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो अटेंडेंस असल में एक बार होती थी, हर
क्लास के लिए नहीं होती थी, अनलाइक कॉलेज। जैसे कॉलेज में तो हर क्लास के लिए अलग ऐसे attendance। सुबह एक बार होगा। हाँ, तो प्लस टू में तो सुबह एक बार अटेंडेंस असेंबली हुआ, उसके बाद अटेंडेंस हुआ, उसके बाद फिर उस दिन आप प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो असेंबली होता था, हम प्रेजेंट होते थे। और वो सेंट जेवियर्स रांची, जो लोग देखे हैं सेंट जेवियर्स रांची, बहुत लोग देखे होंगे, तो उसका ऐसा ये था कि बीच से सड़क थी और 2 ब्लॉक थे दोनों तरफ। अच्छा, सीनियर ब्लॉक और जूनियर। सड़क के दोनों तरफ बिल्डिंग्स थी। तो एक साथ 4-5 वॉचमैन को गच्चा देना, मतलब ये वो था कि किसके लिए चाहिए। हाँ, तो मतलब ये चैलेंज था जो लेने में बड़ा मजा आता था। तो ये कर पाएंगे कि नहीं हम, इस चक्कर में शुरू में हमने 1-2 बार कर दिया। फिर मेरा एक फ्रेंड था, आजकल बैंगलोर में है, बड़ी अच्छी कंपनी में, बहुत टैलेंटेड था, बहुत टॉपर था वो। उसको यार अनुपम, तुम तो जीवन का आनंद तो तुम ले रहे हो, तो अटेंडेंस भी मिल रहा है और फर्स्ट वाली क्लास में जो है तुम चुपचाप निकल भी जा रहे हो, और उसके बाद जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। तो 2-3 के बाद फिर वो मेरे साथ होने लगे। फिर वो कारवां बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते हम लोग 10-12 लड़के हो गए। अब जब 10-12 हो गए ना, और जब खूब दिन तक ये काम किया हमने, तो जो ऐसे ही मेरा रियल अटेंडेंस कम था, और वो जो कम था वो भी और कम था ऐसा था असल में। तो एक दिन हम पकड़ में आ गए। पकड़ में ऐसे आया कि वो बोर्ड एग्जाम से पहले कुछ वो फॉर्म बंटना था क्लास में, तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे वो आ गए, और सुबह के अटेंडेंस के बेसिस पे उन्होंने फॉर्म बांटना शुरू किया कि जो लोग प्रेजेंट है उन लोगों को फॉर्म मिलेगा। रोल नंबर 1 अनुपम। अच्छा, ए से ये भी मुश्किल। हाँ, ये मैं भी फेस किया हूं। अब ये अनुपम है ही नहीं क्लास में। अच्छा, उनको ये अलग अलग जगहों से ऐसी शंका थी कि कुछ बच्चे ये काम कर रहे हैं, गायब हो रहे हैं। तो वो जो है हाथ मलने लगे कि अब आया पकड़ में, मतलब वो पहाड़ के नीचे। तो उन्होंने 2-4 स्टाफ को भेज के पूरे स्कूल में ढूंढवाया। सबने कहा नहीं है। उनसे लिखवाया कि मतलब 4 लोग ढूंढे हैं अनुपम को कि नहीं मिला है। तो बिल्कुल मूड में थे कि अब इसको तो एकदम पकड़ लिया हमने, अब तो इसको बोर्ड एग्जाम देने ही नहीं। सारे सबूत के साथ शाम को जब हमारे दोस्त मिले क्लास के बाद, जब उन्होंने कहा कि भाई अब तुम तो गया, तुम्हारा हो गया हिसाब। सोचा ये क्या होगा। तो फिर एक टीचर थे, तो थोड़े 1-2 कोई ना कोई ऐसा शिक्षक होता है जो थोड़ा दोस्तनुमा होता है, जिनसे स्टूडेंट फ्रेंडली हो। हाँ, तो उनसे पूछा मैंने कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे सर। तो यार तुमको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड मतलब कि दूर कर देंगे, क्लास नहीं आने देंगे, अटेंडेंस नहीं होगा। तो नहीं, सस्पेंड मतलब कि तुमको क्लास अटेंड नहीं करने देंगे। तो उनसे पूछा अटेंडेंस मिलता है सस्पेंशन में? तो उन्होंने कहा क्या होगा तुम्हारे साथ, वो तो तुम ही जानो। फिर नेक्स्ट डे जब गए हम स्कूल, डरते डरते कि पता नहीं आज क्या होगा, तो असेंबली में ही अनाउंस हो गया कि, और मेरे अलावा और भी कुछ पकड़ में आए थे, ये लड़के हैं जो क्लास अभी नहीं जाएंगे, वो रुकेंगे, उनका हिसाब किताब होगा। और फिर हमको भेजा गया प्रिंसिपल के पास मिलने के लिए। प्रिंसिपल से पहले कोई और थे, उन्होंने एक अलग रूम में बिठवाया, बोला कि दिस हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द स्कूल। कुछ लोग भी एक सेंस ऑफ प्राइड के साथ, मतलब वो कह रहे हैं कि स्कूल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, तो इतिहास रच रहा है। उनको लग रहा है कि ये जो है सो लड़का शर्मिंदगी महसूस करेगा, हमें लग रहा है चलो कुछ तो कर रहे हैं जो पहले किसी ने नहीं किया था यहाँ पे। करते करते फिर कहा कि अब जो है यू विल हैव टू कॉल योर पेरेंट्स, उसके बिना क्लास नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा, हुआ क्या था, उसी समय हमारे चाचा जी थे जिनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, और वो कोमा में थे पटना में। अब ये तो बहाने के लिए बोला जाता है ना स्कूल में कि भाई ब्रेन हेमरेज चाचा को, पापा नहीं है, इस तरह की बातें। सच बात, और पापा सच में मेरे उस वक्त उसमें व्यस्त थे। तो मैंने कहा कि सर पापा पिताजी तो आ नहीं सकते अभी, तो ऐसी सी बात है, चाचा जी को ब्रेन हेमरेज हो गया है, और भड़क गए लोग। तो फिर मैंने अपने तरफ से प्रस्ताव दिया कि ऐसा करिए, जब तक मेरे पापा नहीं आते तब तक मुझे सस्पेंड कर दीजिए। तो फिर हमको ले जाया गया प्रिंसिपल के पास, यार ये लड़का मतलब इसको कैसे हैंडल किया जाए। अब वहां पे काम ये आया कि जो प्रिंसिपल थे, अब ये लगभग 1.5-2 साल बिता लिया था स्कूल में मैंने, उनसे ये मेरी दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात तब हुई थी जब मेरा शुरू में एडमिशन हुआ था, और जब एडमिशन हुआ था तो क्या होता था ना, उस वक्त 10th का एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के बीच तो काफी गैप होता है ना, तो प्रोविजनल एडमिशन का एक
कॉन्सेप्ट आजकल भी होता होगा हाँ। कि आपने बोर्ड एग्जाम दिया और आपने एडमिशन हो गया, 10th के रिजल्ट्स का वेट नहीं करना है। तो हमारे बैच में प्रोविजनल एडमिशंस हुए थे कई सारे। मेरा एडमिशन लेकिन 10th के मार्क्स के बेसिस पे बाद में हुआ था, तो सेशन तो पहले से चल रहा था। मेरे एडमिशन के 2 दिन बाद जो है फर्स्ट टर्म या पहली परीक्षा जो भी वहां पे थी वो शुरू हो गया था, और उसमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया। और उसका कारण ये था क्योंकि मैं कहीं और पे था प्रोविजनल एडमिशन, वो यहाँ के लोगों को नहीं पता था, पता था तो पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई थी तो चंद्रपुरा में ही डीएवी स्कूल था वहां पे, तो वहां मेरा एडमिशन था 2 महीने। तो जब रिजल्ट आया तो पहली जो परीक्षा हुई थी उसमें पेरेंट्स के साथ मीटिंग हुई थी प्रिंसिपल सर की, और उन्होंने कहा कि इस लड़के को 2 दिन आए हुए हैं, और मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या था, टॉप रैंक था या 2 था या 3 था, ऐसा ही कुछ था, मतलब अच्छा था रिजल्ट। उन्होंने कहा कि तो पिताजी को कहा उन्होंने कि आपका तो बेटा तो कमाल का है, ये घर से बैठा हुआ, तो अच्छी बात है, तारीफ हो रही है। वो उनके दिमाग में चिपका हुआ था, ये लड़का जो है इसने क्लासेस अटेंड नहीं की, मतलब इसका एडमिशन ही लेट से हुआ, और एडमिशन के बाद ऐसा हुआ। और बीच बीच में वो जो कॉरिडोर में जब वो मिलते थे ना प्रिंसिपल सर किसी भी एग्जाम के बाद, तो पूछते थे कि अनुपम हाउ वाज द पेपर, तो उनके दिमाग में बैठ गया था कि लड़का इसका नाम अनुपम है, इसे पूछ लेना। मैं कहता सर नहीं बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, सो फिर भी कितना आएगा, 90-95 आ जाएगा, ऐसे दे देता था कि मतलब पेपर अच्छा नहीं हुआ लेकिन 90 आया। आता तो पता नहीं 50-55 जो भी आता हो, तो बाद में ढंग के मार्क्स नहीं आए, और आप वो जाके कोई जाके तो चेक करते नहीं थे, लेकिन उनके दिमाग में ये बैठा हुआ नैरेटिव सेट हो गया, नैरेटिव सेट हो ये नैरेटिव सेट हो गया था, तो उनको लगता मोदी जी इसको विकास करेंगे 2047। उनको लगता था कि ये जो है सो तो अमृत काल चल रहा है इस लड़के का। तो ये काम आ गया मुझे उस दिन आखिरी दिन, और खैर ये स्टोरी ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपने इतनी इंटरेस्टिंग कंक्लूड कर लिया। तो मैं फिर वहां उन्हीं के सहारे, प्रिंसिपल सर के सहारे फिर बच गया, और जो फॉर्म जो कोऑर्डिनेटर थे वो एडमेंट थे कि इसको भरने नहीं दे रहा है, उसने बहुत देर किया इस लड़के ने, उनको जाके मैंने अलग से जाके वो अपना फॉर्म भरवा दिया। अब मेरे मार्क्स ऐसे नहीं आए थे जो मैं अब कैमरे पे बता सकता हूँ, बहुत गड़बड़ है, लेकिन क्लास और ये नहीं, एक वो दौर था, फिर कॉलेज का दौर था। अब इलाहाबाद में जिसने कॉलेज का समय बिताया हो वो किसी और काल को बेहतर बता दे, ये मुझसे बेहतर आप ही समझते होंगे। और हमारे साथ इतना हो गया इस हद तक, आज भी शरद जी मिले तो वो कहते मुझे आज तक लगता था कि तुम तो इलाहाबाद से हो, तो कई लोगों को ये लगता है सच में कि ये इलाहाबादिया है, तो क्योंकि इलाहाबाद में जिसने पढ़ाई लिखाई कर लिया वो फिर थोड़ा बहुत तो इलाहाबादिया हो ही जाता है, तो वो सब रहा। और फिर बाद में 4 साल जो नौकरी का दौर था वो मैं चंडीगढ़ में रहा, और बाद में समझ में आया कि वो भी कितना काम का था। शुरू में तो लगा कि नहीं 4 साल नहीं, मैं जरा 1 मिनट अटका हुआ हूँ आपके रांची सेंट जेवियर्स पे जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इस बात को कि मेरा रांची का ब्रीफ मेरा भी वो था, फिरायलाल लगता था कि हिंदुस्तान का उससे बड़ा फिरायलाल चौक और फिरायलाल की दुकान जो थी सुपर को सुजाता सिनेमा, तो ये इससे बड़ा कुछ था ही नहीं, अल्टीमेट था दुनिया में। सेंट जेवियर्स की एक बड़ी भारी पिक्चर आई थी हिप हिप हुर्रे, दीप्ति नवल उसमें वो थी, मालूम नहीं आपने वो पिक्चर देखा नहीं है, मैंने सुना। वो हम लोग के समय को पिक्चर लगता था, आप अपने को आइडेंटिफाई करते थे, क्योंकि उसके एक टीचर से उनके स्टूडेंट का इन्फैचुएशन, उसका प्रेम जैसा हो जाता है, और जो उसका उस टीचर का जो असली जिससे शादी होने वाली है वो इसको राइवल की तरह देखने लगता है। वेरी वेल मेड हिप हिप हुर्रे। तो मैं वो सेंट वही के रांची के तो हमारे एज ग्रुप वाले जो लोग हैं, जैसे मैं हासिल से बहुत रिलेट करता हूँ। अच्छा, तो इलाहाबाद में था जब हमने ज्वाइन किया था कॉलेज 2006 में, तो उस वक्त जो हमारे सीनियर्स जितने थे उससे 1.5 साल पहले शूटिंग हुई थी, और उसकी शूटिंग भी इलाहाबाद में ही हुई थी उस फिल्म की। और हासिल को तो कई लोग जो है सो एक अलग जॉनर, अलग लेवल की मूवी मानते हैं, तो वो जितना कोई भी इलाहाबादी देखेगा तो सबसे ज्यादा हासिल से ही रिलेट करेगा, और ऊपर से स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स, यूनिवर्सिटी, कैंपस, वो सब चीजों को देखते हुए तो हासिल से बड़ा हम लोग। एक चीज मैं इसलिए क्योंकि पिक्चर की बात कर रहे हैं, आपको कभी कभी नहीं लगता जैसे हमारे समय क्या हुआ जब हम लोग बड़े हो गए थे, और मैं बार बार आपको अपने पिताजी की एज में खींच के ले जाता हूँ, तो एक था और ओनली एंटरटेनमेंट जो घर में भी पिता के न रहने पे फिर भारती बजाया जा सकता है,
लेकिन आप लोगों को एक एडवांटेज ये होगी, जब तक आप लोग आए तब तक जगदीश सिंह चित्रा सिंह, मैं इसलिए बोलता हूँ कि उन्होंने ये घर घर में ये गजल को घुसा दिया, और फिर गुलाम अली और फिर ये सारे लोग आने लगे। तो आपकी अपनी चॉइस पिक्चर, क्योंकि हमारे समय बहुत से लोग का जो पढ़ाई होती थी उन गानों के भरोसे ही होती थी, कितने बजे कौन प्रोग्राम आ रहा था, इतने बजे उनका एक ये वाला चलेगा। तो आप लोगों के इस तरह का कुछ था, मतलब गानों का या कुछ वो प्रेम? क्योंकि गानों का प्रेम मेरा तो था, हाँ, बहुत ज्यादा रहता है हॉस्टल में, खास करके कुछ लोगों का था, और काफी था। और किस तरह के गाने? ज्यादातर मैं तो ज्यादातर जो है 70s के 60s के कई गाने थे जो सुनते सुनते बिल्कुल मतलब रटा गया था। हाँ, मतलब मैं पूरे गाने गा सकता था, मतलब अच्छा नहीं गाता था, मतलब शब्द की बात में मुझे लिरिक्स याद हो गया था। तो बाद के जो गाने आने लगे, मुझे लगता है 90s के बाद से जो फिल्मी गाने जितने आने लगे, उनमें मुझे जनरली वो क्वालिटी नहीं दिखी जो जिसको सदाबहार कहते हैं ना, जो ये जो आंख बंद करके आप फील कर सकते, हाँ, सुनने की जरूरत नहीं है, हाँ, जिसको फील कर सकते। तो वो तो जब तक राजेश खन्ना वाला दौर रहा ना, मुकेश, किशोर कुमार, रफी, जब तक ये सब रहा तब तक ही वो मामला रहा। उसके बाद उस तरह का नहीं रहा। उसके बाद आप ठीक कह रहे हैं, गजल को लेकर जरूर जगजीत सिंह, चित्रा और इनका, और फिर उसके बाद एक नए ढंग से रिवाइवल हुआ है। तो उसको लेकर तो एक जनरल इंटरेस्ट रहा है। और फिल्मों को लेकर मेरा कम से कम ये था ना कि मैंने आज तक, ये हमारे बैच के कई हमारे फ्रेंड्स थे, कई हमारे मित्र हैं जो ज्यादातर मूवीज जो है वो लैपटॉप पे देखते हैं आजकल देखते हैं, या हमारे कॉलेज के समय से देखते रहते थे। तो मेरे अंदर उतना धैर्य नहीं है, मैं नहीं देख पाऊँ। मतलब सिनेमा देखने के लिए प्रॉपर थिएटर में बैठ के, मतलब कैप्टिव बंधक बनने के बाद ही 3 घंटे देख सकता हूँ। तो उस ढंग से तो खूब मूवीज हमने इलाहाबाद में भी देखा, चंडीगढ़ में थे वहां भी देखते थे, और उसके बाद अभी भी मौका मिलता है तो अब तो युवा अल्लाह बोल में हमने तो एकदम छोड़ते नहीं, देखते हैं। और थोड़ा बहुत बिना देखे तो शुरू में समझ में आ ही जाता है कि कौन सी ठीक होगी कौन सी नहीं होगी। तो हम लोगों का अलग अलग ढंग से, मुझे कई बार एक फिल्म जो ज्यादा हमारे साथियों को बेहतर लग जाए वो एक से ज्यादा बार देखना पड़ता है, क्योंकि किसी को बच्चा दे दिया उसको 1 2 3 में जरा पिक्चर बताइए, अगर एक ही पिक्चर जीवन में देखनी हो, या 2 ही देखनी है, 3 देखनी है, फिर मैं भी बताऊंगा अपनी चॉइस। सोचना पड़ेगा। एक तो हासिल की बात हुई अभी, हासिल तो एकदम देखना ही देखना, हाँ बिल्कुल देखना चाहिए हर हाल में। और मुझे तारे ज़मीन पर बहुत अच्छी। अच्छा, हाँ, और रिसेंट में सिर्फ पुराने में श्री 420 बहुत अच्छी मूवी। नहीं, मैं मुझसे अगर कोई कहे 1 2 3 तो मैं पहले मालूम नहीं क्यों मुझे चक दे इंडिया से मालूम नहीं क्यों मुझे लगा था कि चक दे इंडिया में वो जो एक कहीं से आप अपने को कर रहे थे, मतलब यू हैड वो प्राइड जो बोलते हैं ना, सो यू बिकेम पार्ट ऑफ द टीम वाला हो गया। 1 नंबर तो लगान में भी थोड़ा सा शायद नहीं, जो बात चक दे इंडिया में थी वो लगान में कहीं लग रहा था कि चक दे इंडिया लग रहा था कि नहीं कर रहा है वो उस तरह। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप नहीं, मुगले आजम एक पिक्चर है, मुगले आजम में लगा था कि, और एक पिक्चर जिसने बहुत तौर झकझोरा था वो हकीकत थी, क्योंकि वो एक हमारे दौर की थी। लगा था हम लोग स्कूल में थे, उसके बाद ट्रेंचेस खुल गई थी, तो उस वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स हम लोगों ने देखे थे। जब 65 में वॉर हुई तो जब ब्लैकआउट होता था तो घर के शीशों पे कार्बन चिपकाने का काम है। मैं इस और अगर आप एक्टरों का देखें तो फिर उसमें कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस तो मतलब इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं एक्ट्रेस पूछ के ना मैं भी नहीं फंसना चाहता हूँ आपसे। एक्टर तो मुझे ना निर्विवादित रूप से इरफान खान इस दौर के सबसे अच्छे। तब सीरियस है बात। हाँ, इरफान खान बहुत कमाल किया, एकदम जबरदस्त। और मुझे कौन से एक्ट्रेस नहीं पसंद आए मैं वो भी बता सकता हूँ। हाँ, मुझे संजय दत्त बहुत खराब है। हाँ, मुझे सलमान खान खराब एक्टर लगते हैं। मतलब ये बड़ा मैं अनपॉपुलर काम कर रहा हूँ लेकिन ये सब भी बताना जरूरी है, जो हाइप क्रिएट किया हुआ रहता है कुछ लोगों के इर्द गिर्द।
तो ये सब गड़बड़ है। इरफान खान बहुत कमाल के एक्टर, पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छे एक्टर, मनोज वाजपेयी भी अच्छे हैं, ठीक है। तो ये इरफान खान का क्लास अलग। एक समय एक आदमी जिसको आप एक्टर गिनेंगे ही नहीं, लेकिन एक समय हम लोग के समय उस पिक्चर को देखने में बहुत मजा आता था, वो था गोविंदा। हाँ, दिमाग जिसको कहते थे घर पे रख के जाओ, पिक्चर देखो। लेकिन एक बहुत बड़ी ऑडियंस है हमारे देश में जो बिल्कुल इस सिद्धांत की है कि पिक्चर हम मनोरंजन के लिए देखने जा रहे हैं, और हमारे जैसे लोगों से जो झगड़ा कर ले कि तुम कह रहे हो कि इस पिक्चर में ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, ये उड़ के वहां कैसे पहुंच गया, वो उड़ के यहाँ कैसे आ गया, और ड्रेस सेंस जो है लेकिन वो जितनी अब नहीं अच्छी लगती, अब मैं नहीं झेल सकता। लेकिन वो शायद एक दौर था जब आप उसको, और एक्टरों में मैं हरदम मानूंगा फिरोज खान और धर्मेंद्र, ये दो जो थे, ये एक समय हम, और विनोद खन्ना, ये 2-3 एक्टर लगते हैं ये दम वाले, इनमें कोई दम है। खैर मैं इस पे इसलिए थोड़ा आ जाऊंगा, ये एकदम से अनुपम, ये कहीं जीवन में, क्योंकि आप इंजीनियर बने और परिवार से भी ऐसे थे कि परिवार की अपेक्षाएं होती कि लड़का इंजीनियर बन जाएगा, अफसर बनेगा, हम सब लोगों के घर की होती। ये कैसे हुआ ये युवा हल्ला बोल, क्योंकि ये जरा मैं समझना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या इट वाज योर डिसीजन, या कभी कभी जीवन में बहुत से, जैसे मैं राजनीति में आया तो वो मैंने नहीं लिया डिसीजन, कहीं और हो गया और मैं उसमें, ये आपका युवा हल्ला बोल का ट्रांसफॉर्मेशन जरा मैं समझना चाहूंगा और लोग भी समझना चाहेंगे। तो इसको मुझे लगता है समझने की शुरुआत यहाँ से करना चाहिए कि मैं जिस परिवेश से आता हूँ उसमें आमतौर पे आपके परिवार का, आपके नजदीकी लोगों का जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता था वो ये कि अगर थोड़ा भी बच्चे में पढ़ाई लिखाई को लेकर रुचि दिख रही है तो इसको IAS IPS बनाना है, वो एकदम जनरल हो जाता था। तो जब तक मैं स्कूल में रहा तब तक अपने रिश्तेदारों से सबसे यही सब सुनता रहा कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, ये करना है, वो करना है। वो होते 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 मैं पढ़ाई करते करते +2 साइंस का स्टूडेंट था मैं, लेकिन मेरा साइंस के प्रति नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं था। लेकिन और साइंस में मैं ऐसे बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सबसे फेवरेट या सबसे मुश्किल वाला? अलग अलग केमिस्ट्री बहुत मुश्किल। हाँ, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन एक टाइम था जब मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन मुझे लगता है कॉलेज में आने के बाद से आज तक मुझे फिजिक्स आज भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, और क्योंकि मैं फिजिक्स को सिर्फ फिजिक्स की नजर से नहीं देखता हूँ, बहुत और चीजों को मैंने इसको इसलिए पूछा कि ये भी फिजिक्स इस वक्त तो मतलब फिजिक्स, और शायद उम्र के पड़ाव पे बात समझ में आता है फिजिक्स को किस जगह कहाँ अप्लाइड है, क्या है उस समय, तो ये एक सब्जेक्ट था। तब फिर जब +2, और एक चीज तो हमारे समाज में ये भी रहा है कि आप क्या पढ़ाई करते हैं वो आपकी रुचि से तय नहीं होता है, आपकी क्षमताओं से भी तय नहीं होता, वो इससे तय होता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कितने आए। आप थोड़ा अपर कैटेगरी में नंबर ले आए तो फिर आपको साइंस पढ़ना है, बीच में आए तो कॉमर्स पढ़ना है, उसके बाद है तो आर्ट्स पढ़ना है। ये मतलब तय टाइप का बदला है पिछले कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग समय, तो लॉ कर लीजिए और पत्रकार बन जाइए। हाँ, ये भी था, पत्रकार बनना भी मतलब ये किसी काम लायक नहीं है, घर का जो सबसे निठल्ला लड़का उसको पत्रकार माफ कीजिए। तो ये उस दौर में तो ऐसा तो था कम से कम। तो फिर मैंने +2 के बाद कम से कम कुछ अपने घर परिवार में एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना। तो कई लोगों ने, हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली में लोग थे, कुछ जो फूफा जी जीजाजी किस्म के लोग थे जो प्रबुद्ध माने जाते थे, उन लोगों ने जिनके ओपिनियन मैटर करते हैं, उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, साइंस क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और मुझे फिर किसी एक हमारे रिश्तेदार ही हैं जिनकी बात थोड़ी सी फिट बैठ गई मेरे दिमाग में। उन्होंने कहा कि अगर नहीं भी पढ़ना है ना बाद में, और सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करनी है, तो आप अगर इंजीनियरिंग लेंगे ना तो आपकी पढ़ने की आदत बन जाएगी। अच्छा, और आप उस सिस्टम में रहेंगे जहां पे कि आप पढ़ाई मेहनत कर पाएंगे। उसके बाद अभी ही अगर आपने ले लिया ना तो आप फिर गलत ट्रैक पे और इधर उधर दाएं बाएं हो जाएंगे। इस तरह से वो समझाने लगे। तो मेरा इंजीनियरिंग को लेकर नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं था। मैंने +2 के बाद, मुझे याद है रांची में मैं था, IIMC का फॉर्म लेकर आ गया वापस, और फिर नेक्स्ट डे जाके वो फॉर्म वाले जो भैया थे उनको वापस भी कराया। फोन पे घर पे बात हुई तो फिर उसको वापस भी कराया। उसका पैसा भी लगता था कुछ? हाँ, कुछ पैसा तो 4-5 तो वो भी वापस हो गया।
अच्छा, क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा रुचि थी। आईपीएल उस समय शुरू नहीं हुआ था, आईपीएल शुरू हुआ होता तो ज्यादा कम। क्रिकेट में क्या पोजीशन, क्या मतलब बैट्समैन थे कि बॉलर थे कि बॉलिंग बैट, मैं तो सब कुछ करता था। पॉइंट पे फील्डिंग। अच्छा, और फील्डर कैसे थे? पॉइंट पे फील्डिंग? नहीं, बॉलिंग और फील्डिंग में फील्डिंग ही सबसे अच्छा करता था। अच्छा, हाँ, खुद उछल कूद के छलांग लगा के एकदम, मतलब बड़ा तो अभी जो आप काम कर रहे हो तो मोदी जी को आप शॉट नहीं मार देने के लिए तो क्रिकेट बिल्कुल रच बस गया था मेरे ज़हन में। क्रिकेट सोचना, क्रिकेट प्लान करना। तो और धोनी तब तक निकल चुके थे? धोनी जिस वक्त मैं रांची में था उस वक्त वो भी रांची में थे, वो झारखंड की टीम में थे। और उतना नाम हो गया था कि आप लोग उनको जानते थे कि धोनी कोई? हाँ, हम लोग देखते थे। हाँ, मतलब इंडियन टीम में नहीं आए थे, नहीं आए थे, लेकिन हम जहाँ रहते थे, सेंट जेवियर्स के बाहर का जो इलाका था, एक डोरंडा के इलाके में, नॉर्थ ऑफ इस्पारा और साउथ ऑफ इस्पारा कहते थे बांग्ला टर्मिनोलॉजी के साथ। तो हम एसओपी में रहते थे, साउथ ऑफ इस्पारा, और वहां मेकॉन का एक स्टेडियम, और उसमें हम लोग खेलते थे। शामली का भी एक मैदान था, स्कूल भी था, और मेकॉन स्टेडियम भी था। तो हम लोग वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो कभी कभी धोनी, लंबे लंबे बाल उस समय हुआ करते थे उसके, तो महेंद्र सिंह धोनी जानते थे। टीम में सेलेक्ट हो गए थे उस वक्त वो शायद, और बड़ा प्लेयर ही जानते थे कि अच्छा प्लेयर, मतलब बहुत बड़ा प्लेयर है, उस तरह से पहचान नहीं थी। लेकिन ऐसे कुछ लोग थे जो उनको जानते थे, जो जना देते थे कि ये वो, उस तरह से मामला था। नहीं, क्योंकि बाल रखते थे, स्टाइलिश तो, हाँ, स्टाइलिश थे, मोटरसाइकिल बाइक चलाते रहते थे, तो उस कारण से लोग जानते थे। और लोग जानते थे कि अब मतलब छक्का मारते हैं, दूर तक एकदम खूब गिटार है। तो मेरा एक मैच रणजी का था, या जो कोई भी, मुझे लगता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच था, जो मेकॉन स्टेडियम में हुआ था। वो मुझे लगता है झारखंड वर्सेस कर्नाटक का था। इससे पहली बार मैंने महेंद्र सिंह धोनी को खेलते देखा ढंग से। अच्छा, उसके अलावा भी देखा था इधर उधर, लेकिन उस दिन बैठ के गए। हाँ, उनको शायद हाथ में चोट लगी थी, और ये जब धोनी जो बायोपिक बनी है उसमें वो दिखाया गया है कि हाथ में चोट लगी है। तो मैंने देखा था वो लाइव, और फिर बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। अच्छी बैटिंग इन द सेंस की रन्स बनाए थे। लेकिन मुझे देख के लगा कि तो हम लोग एक्सपर्ट बनते थे ना, मैंने ये नहीं आएगा गेम। तो मैं कबूल कर रहा हूँ आपके सामने कि आप लोग बात करते हैं टेक्निक कितनी गड़बड़ है, ये बैट्समैन की तरह खेलता ही नहीं, घुमा दिया, मतलब ऐसे हो गया, और ये लंबा चलने वाला ये वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि खैर वहां पे तो हम लोग गलत साबित हुए, और ऐसे वैसे गलत साबित नहीं हुए। गलत तो इस कदर साबित हुए कि, और खैर मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी जो हो पाए फाइनली, उसमें उनके क्रिकेटिंग स्किल से ज्यादा पर्सनालिटी और जो पर्सोना है, और जो बेसिक लीडरशिप स्किल्स है, उस कारण से महेंद्र सिंह धोनी became what he became. Not just because of his batsmanship or because of being a wicketkeeper, because of the type of leader he became. हाँ, और वो मुझे हरदम लगता है कि शायद जो बाद में बहुत लोग कहते थे ना कि ये छोटे शहर के बच्चे ही वो टीम लीडरशिप बन सकते हैं, क्योंकि बड़े वाले के पास तो इतना है, उसको किसी की पड़ी नहीं। छोटे में तो आपको उन 12 लोगों को लेके बंद कराना है। क्या हम फिर वापस वही पहुंच जाए कि फिर ये जो अपना तो फिर मैंने पढ़ाई फिर 12th के बाद ड्रॉप कर दिया। अच्छा, और जम के क्रिकेट खेला उस बीच। अच्छा, हाँ, और मतलब धुन के साथ भी कुछ बनना है। हाँ, धुन के साथ क्रिकेट ही खेल रहा है, लेकिन साथ में है कि आप सिर्फ, अब जिस बैकग्राउंड से है हम लोग, उसमें सिर्फ क्रिकेटर की तरह तो हो नहीं सकते। तो ड्रॉप किया, दिमाग में है कि क्रिकेट, समय सारा क्रिकेट में लगाते रहते थे, और फिर जो है सो फॉर्म भी भर दिया, ये भी कर दिया, क्योंकि वो उस साल न खराब हो, होता था कि साल न खराब। हाँ, तो हम लोग उस पीयर ग्रुप में थे जहाँ पे कि सब IITs की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तैयारी कर रहे हैं, और फिर फाइनली इंजीनियरिंग में जाना हो गया। मेरा IISc में एडमिशन हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, नहीं IISc नहीं, IISER शुरू ही उस समय हुआ, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। अच्छा, ये एक मोहाली में कैंपस है एक, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में शुरू हुआ था। लेकिन ये इंजीनियरिंग के लिए नहीं था, ये ज्वाइंट BSc MSc कराते थे। तो फिर किसी ने कहा एक तो पढ़ाई ड्रॉप कर दिया, उसके बाद एडमिशन ले रहे हो, तो फिर बीटेक नहीं कर रहे हो, BSc MSc कर रहे हो, तो तरह तरह की बातें सुनने को होती थी ना। तो उसके बाद फिर एडमिशन ले लिया, इंजीनियरिंग में आ गए। जब इलाहाबाद आए हम ना, वहां से मेरा बहुत कुछ, वो 4 साल 40 साल जैसा बीता है, वहां बहुत कुछ सीखने को भी मिला, समझने को भी मिला, और ये दिमाग से निकाल दिया कि IAS। पहला तो ये, हाँ,
कंडीशनिंग हुई है। मायावती जी की सरकार थी, 2006 से 10 के बीच की बात है। इलाहाबाद के उस समय एक डीएम हुआ करते, और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, और नहीं आजकल नाम मत लीजिए, मुझे भी एक नोटिस मिल गया है हाँ, मायावती सरकार का है, किसी साइट पे लिया, तो मैंने एक नोटिस आया हुआ है उसका जवाब, नाम अब ना लिया था। तो किसी बीएसपी के वर्कर ने डीएम साहब को हटाया और अगले दिन डीएम साहब का ट्रांसफर हो गया, पशुपालन विभाग में चले गए। इस तरह के कुछ कुछ इंसिडेंट्स में देखता था, वो मुझे बड़े पसंद थे वो डीएम। हाँ, तो उस वक्त मैं एक्टिव तो हो गया था, एक्टिविज्म में था, थोड़ा बहुत लिखता लिखता भी था, दुनिया जहान गंगा इन चीजों को लेकर, और मुझे लगता था कि बड़े काबिल संजीदा डीएम। और फिर मैंने देखा कि वो चुपचाप खुशी खुशी उसको स्वीकार करके, जैसा कि होता है चलो, बाकी लोगों के लिए आप लाट साहब हैं, आम लोगों के लिए अफसर हैं बड़े, लेकिन आप मतलब आपकी ताकत है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं है, क्योंकि मतलब आप पता नहीं क्या क्या झेल रहे हैं अंदर, किस किस की क्या क्या सुन रहे हैं, तो ये जीवन तो नहीं जीना। और ये अंडरस्टैंडिंग मेरी इलाहाबाद में बन गई थी कि सबसे कारगर, और इंजीनियरिंग पढ़ाई साथ में चल रही थी, कि सबसे कारगर माध्यम कोई भी सकारात्मक बदलाव लाने का जो है वो राजनीति, ये समझ जाके इलाहाबाद में गई। और साथ साथ ये भी समझ बन गई थी कि जितनी पारंपरिक पार्टियां हैं, इन सब से तो मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता था किसी भी ढंग से। तो ये सब होता गया, जब फाइनल ईयर आया तो कई सॉफ्टवेयर कंपनीज वहां पे आई, टीसीएस, इन्फोसिस, सत्यम, उस समय सत्यम भी हुआ करते, सत्यम का बड़ा सवाल हुआ था, सिफी, ये सब था। तो सॉफ्टवेयर कंपनी वाले इसमें बैठता ही नहीं था। अच्छा, मैं सबको कहता ये साइबर कुली कौन बनने जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके फिर ये कर। तो फिर महिंद्रा हमारे कैंपस में, उनका कैंपस सिलेक्शन था, मैं उसमें बैठा, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, 2 लड़कों का, मेरा और एक और हमारे मित्र। महिंद्रा की कौन सी ब्रांच थी? महिंद्रा का एएफएस था, ऑटो एंड फार्म इक्विपमेंट सेंटर, इनका ट्रैक्टर डिवीजन है और ये सब। तो वहां से सिलेक्शन हुआ, चंडीगढ़ बुलाया गया, मोहाली में मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो जब मेरा हो गया ना फाइनल सिलेक्शन, पहला टेस्ट क्वालिफाई हो गया, ग्रुप डिस्कशन में नाम आ गया, फिर इंटरव्यू हुआ, उसमें भी सिलेक्शन हो गया, फिर मुझे उस वक्त थोड़ा टेंशन हो गया, ये क्या हो, क्योंकि मन बना लिया था ना कि नौकरी नहीं करना है। और फिर सब लोग खुश, दोस्त यार सब, घर परिवार की कमाल हो गया, बढ़िया हो गया, ये वो। और कितनी तनख्वाह उस समय, कितनी तनख्वाह थे वो? मतलब वो अपने बैच का तो सबसे हाईएस्ट था मेरा, मतलब कितना उस समय कितना होगा? मतलब ज्वाइन हमने किया था तो 4 लाख का ये था, 4 लाख सीटी, और वो बढ़ा, जो 4 साल में रहा तो वो जो है सो बढ़ता गया। अच्छा, नहीं जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम लोग जब ज्वाइन किए तो हमारा 1120 रुपया, तो आप तो 1980, मैं तो 2010 की बात कर रहा हूँ, मैं तो 2000 अभी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ही था, 3.6 to 4 के रेंज में कुछ था। और फिर लेकिन उसमें तो स्कोप अच्छा लगा होगा, वो जगह तो ऐसी थी जहाँ थोड़ा फार्म सेक्टर, नहीं वो अच्छा था, बहुत अच्छा था, लोग काम। नहीं मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे वो मौका मिला, और वो मौका वहां से निकलने के बाद ये रियलाइजेशन है कि वो मेरे अब तक के अनुभव में जो योगदान उन 4 सालों का रहा है। कई बार हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो आज भी पार्टियों के अंदर भी सिस्टम्स को लेकर, प्रोसेसेस को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जो मेरी समझ है, वो उन 4 सालों में ही बेहतर ढंग से बिल्ड हुई थी। तो मैंने महिंद्रा का जो डीलर मैनेजमेंट सिस्टम था उसको लेकर कई प्रपोजल तैयार किए थे। तो बिल्कुल जूनियर लेवल पे असिस्टेंट मैनेजर था, क्योंकि ज्वाइन ही किया था, लेकिन मैं तो सोचता रहता था कि मतलब इतना पूरा नेटवर्क है अगर देश भर में लोगों का, तो उसको क्या बेस्ट तरीका है, क्या साइंटिफिक तरीका है इनके सेल्स टीम का वो बेहतर ढंग से एसेस करने का। तो कई चीजें उसमें होती है जो ऑलरेडी करते हैं, उसको और कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं, कैसे किसी जिले की जो पूरी इंडस्ट्री है उसका कवरेज कैसे बढ़ सकता है, और कवरेज में फिर कन्वर्जन कैसे बढ़ सकता है, और वो फिर कैसे क्वांटिफाई और कैसे रिपोर्ट हो सकता है बेस्ट ढंग से, ताकि उस पर फिर आगे की पॉलिसीज बनाए। तो इस पे ये सब सोच के काफी कुछ मैं जहाँ था सोचता रहता। तो 4 साल तक ये कर, तो वो 4 साल किया, 4 साल के एक मतलब समापन के करीब 1 फाइन नाइट बैठ के मैंने सुंदर सा ईमेल लिखा, और जैसा कि अपनी फितरत है, जहां से जा रहे हैं वहां 4 ज्ञान दे दीजिए कि मतलब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
मतलब ठीक है। जेन्युइन पॉजिटिव चीज है सजेशन के तौर पे, और वो की फिर तो और मैंने घर में किसी से बात नहीं की और बताया भी नहीं। बताया नहीं था किसी से। और घर में आप कितने भाई बहन? 2 भाई है। तो आप बड़े हैं छोटे? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है, 1.5-2 साल उससे छोटा है। तो बड़े भाई साहब ने तो बड़े भाई साहब ने क्रांतिकारी बन गया बड़े भाई साहब। घर वालों के लिए तो ये तो तब तक ये हो गया कि जो लोन था वो चुका दिया, और भी कई काम हुए उस दौरान जो है, सो कई घर परिवार की कई चीजें, तो मुझे इस बात की संतुष्टि है कि वो सब हुआ। और वो सब होने के बाद जब माँ ने पूछा कि ये क्या किया पागलपन, तो फिर इंस्टेंट हिम्मत नहीं हुई उनको बताने की। तो उनको मैंने कहा कि मैं वहां चंडीगढ़ छोड़ के दिल्ली आना चाहता था, दिल्ली आके ना फिर यहाँ कहीं कुछ करेंगे। तो शुरू में तो ये बोला, उसी वक्त आम आदमी पार्टी का फिनोमिना चल रहा था। ये 2013 दिसंबर 2014 की बात है, 4 साल ये करने के बाद। और मैं अन्ना आंदोलन का समर्थक नहीं था। अच्छा, ये बात जहां तक पहुंचे वहां तक जाए, क्योंकि अन्ना आंदोलन समर्थकों को लोग कहते हैं कि हमारा सजा मिल सुपौल में जो घटना घटी है वो किस चक्कर में घटी है। अब लोग कह रहे हैं कि मैं अन्ना आंदोलन का शिकार हो गया, इस चक्कर में मैं 2012 में 13 में कांग्रेस की आलोचना कर रहा था। मैं कांग्रेस की आलोचना कर रहा था, ये सही बात है, लेकिन अन्ना आंदोलन का कम से कम शिकार नहीं था। मैं एक आदमी था जो दिल्ली में था और कभी रामलीला मैदान नहीं गया, कभी जंतर मंतर नहीं गया। और जब आम आदमी पार्टी बनी तो मुझे लगा कि ये सेंसिबल काम है, ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने का जो काम हुआ ये अच्छा काम हुआ। फिर मैं अरविंद से मिला, मिलने के बाद मैंने बधाई दी, मैंने कहा कि ये सही कदम उठाया है आपने। और ये इलेक्शन लड़ चुके थे? नहीं। तो मैं बीच में एक बार पहले भी मिला, जब मैं था वहां पे महिंद्रा में, और जब ये लोग नाम सोच रहे थे कि आम आदमी पार्टी नाम होगा, ये है, उससे पहले मुझे याद है मैंने भी 1-2 सुझाव उनको दे दिया था, कुछ परिवर्तन जैसा। तो आम आदमी पार्टी नाम नहीं दिया था, लेकिन 2-3 सुझाव दे दिए थे। तो फिर बाद में जब पार्टी बनी मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं उसका हिस्सा बन गया। तो अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो मैं शायद तुरंत बिहार आ जाता। तो आम आदमी पार्टी होने के कारण ये जरूर हुआ कि मैं दिल्ली में रुक गया कुछ दिन, और रुकने के बाद उस प्रोसेस का पार्ट हुआ एक वॉलंटियर के तौर पे, और उसमें फिर बहुत कुछ, एक अलग दुनिया, अलग ये कई लोगों के संपर्क में आना, फिर सपने बनना और सपने टूटना, दोनों चीजें हुई। लगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो उन सभी समस्याओं का निदान करने की दिशा में बढ़ रहे हैं जो करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग, करेक्टिव डिसीजन मेकिंग, पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी, मतलब एकदम आइडियल पार्टी लगती थी जब साथ में आए थे। और जब अंदर आए तो मैं थोड़ा खुशकिस्मत रहा कि मैं अंदर बहुत चर्चाओं बैठकों का हिस्सा भी रहा, और तो बहुत चीजें ऐसी देख ली फिर जो आज भी मुझे लगता है बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं आई। जो बातें आएगी तो लोगों को और ज्यादा दिक्कत होने लग जाएगा। मोह भंग कब हुआ? मोह भंग मेरा पूरी तरह से तो तब हुआ जब प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और प्रोफेसर आनंद कुमार इन लोगों को पार्टी से निकाला जा रहा था। तो और उस वक्त लगा कि यार नौकरी ही करनी थी तो आनंद महिंद्रा की नौकरी खराब नहीं थी, पैसा भी मिल रहा था मतलब क्यों रहना इस पार्टी में, जबकि वो उस वक्त वो पार्टी अपने पीक पे थी। 67 सीट्स जीतने के ठीक अगले महीने की ये घटना है, मतलब 2015 की बात है। तो और मुझे कई माध्यमों से कहा गया कि भाई, क्योंकि उसमें ये लोग देख रहे थे ना कि अब इनको निकाला जाएगा तो किन किन लोगों को क्या कहना है, तो मतलब मैं रुक जाता तो जिसको आमतौर पर सफलता कहते हैं राजनीतिक रूप से, उसमें वो रास्ता मेरा और आसान हो जाता दिख रहा था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मतलब ये तो जब वो निर्णय का आगे क्या होगा नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि नहीं अब यहाँ कंटिन्यू नहीं करना। और फिर मैं उस वक्त पार्टी से बाहर हो गया, और जब स्वराज अभियान बनाया गया तो मैं बिल्कुल उसके शुरुआती लोगों में, उसको बनाने वाले लोगों में था, प्रशांति के साथ, योगेंद्र के साथ, इन लोगों के साथ। और फिर जब स्वराज अभियान ने कई कैंपेन्स को लेकर लैंड ऑर्डिनेंस के खिलाफ काफी कुछ हुआ, उसके कई विंग्स बने, एंटी करप्शन टीम बनी, शिक्षा स्वराज बना, यूथ फॉर स्वराज बना, तो मैं बहुत सेंट्रली बिल्कुल कोर इन्वॉल्व था उसके ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग से लेकर कम्युनिकेशन से लेकर हर एस्पेक्ट में पूरी तरह से उस प्रक्रिया में। फिर पार्टी बनी स्वराज इंडिया, पार्टी का मैं फाउंडर था, पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट था।
एमसीडी इलेक्शंस में जब हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उसके बाद मुझे दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो मैं बहुत कम उम्र में 27-28 साल में मैं दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष था एक पॉलिटिकल पार्टी का, जिस वक्त कांग्रेस में अजय माकन थे प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी में मनोज तिवारी थे। तो मैं 1.5 साल के करीब दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष रहा। दिल्ली के कई मुद्दों को खूब फोर्सफुली उठाया, खूब हर पब्लिक इश्यूज को ये करते हुए, और फिर एक मेरी उसी प्रक्रिया में अंडरस्टैंडिंग भी बन रही थी कि हम जो कलेक्टिव के तौर पे क्या भूमिका हमारी हो सकती है आज देश की जो हालात है उसमें, और हम क्या कर रहे हैं। उसमें मुझे लगने लगा कई बार कि आंदोलन रास्ता है ये पार्टी जो है। और फिर 2018 के करीब से 18-19 से मैं स्वराज इंडिया से और योगी से अलग होने लगा। कई बार बातचीत हुई, उनको कई बातें होती थी, बहुत बातें हैं जो यहाँ नहीं हो सकती है, लेकिन है कि तो मुझे लगा कि अब साथ में काम किया जा सकता है। तो मैंने पूरी ईमानदारी से उन सब के साथ बैठ कर कहा कि आई विल वर्क इंडिपेंडेंटली। और उसके बाद फिर युवा हल्ला बोल, तो किस्मत से उसी समय एसएससी में गड़बड़ियों को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ। अच्छा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो देश का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग एजेंसी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और ये सब, तो एसएससी का आंदोलन था जिसमें सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो है दिल्ली का, वहां हजारों की संख्या में नौजवान 19 दिन तक लगातार सड़क पर बैठे रहे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। वो युवा हल्ला बोल का पहला बड़ा आंदोलन था। और बिल्कुल जैसे शाहीन बाग वाला था ना मॉडल, तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स की देखा देखी फिर इलाहाबाद में, पटना में, जयपुर में, सब जगह 20-25 शहर में लोग बैठे हुए थे। वहां से जो बात होती थी, कॉल होती थी, उसको सब लोग फॉलो करते थे। तो संगठन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लेकिन जो आंदोलन का जो एक स्पिरिट होता है, तो वहां से जो बात भी हमारे तरफ से आती थी उसको सब जगह जो कैंपेन हम लोग डेली बनाते थे उसको किया जाता था। फिर हमने तय किया कि अब सब लोग उठ जाएं अपनी जगह से, सरकार सुन नहीं रही, जब हम सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बैठे तब नहीं सुन रही है 19 दिन से, तो हम संसद का घेराव करेंगे। और 31 मार्च 2018 को बड़ा संसद घेराव संसद मार्ग पे हुआ। उस एक दिन के कार्यक्रम का नाम था युवा हल्ला बोल। इसीलिए ये नाम थोड़ा अटपटा है, क्योंकि आमतौर पे कोई भी संगठन जो बनता है वो किसी हम लोग मीटिंग्स में बैठ के चर्चा करते हैं क्या नाम रखेंगे, कैसे करेंगे। ये इतना ऑर्गेनिकली बना है, सड़क से शुरू हुआ और सड़क पे ही रह गया युवा हल्ला बोल हमेशा से। तो युवा हल्ला बोल एक दिन के बड़े रैली का नाम था। उस रैली का मुकदमा आज भी मेरे ऊपर है, और इतना भारी मोबिलाइजेशन हो गया कि वो संसद मार्ग से कनॉट प्लेस तक नौजवान भरे पड़े थे। दिल्ली पुलिस उसको ठीक से हैंडल तक नहीं कर पाई, ठीक रहा हमारे ऊपर फोड़ा गया। और हमने लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए नंबर जारी किया था, क्योंकि कोई हमारा संगठन तो था नहीं, आंदोलन था, उस आंदोलन को दिशा दे रहे थे, उसको लीड कर रहे थे। ये नंबर जारी किया है कि जो जिस रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं वो उस पे कॉल करेंगे, उनको बताया जाएगा कौन किस गुरुद्वारे में ठहरेंगे। इसके लिए नंबर जारी हुआ था। 31 मार्च के अगले दिन वो नंबर अपने आप ग्रीवेंस का नंबर बन गया। तो जो नंबर जारी हुआ था इस काम से, उस पर फिर कई फोन कॉल्स आने लगे कि हमारा रेलवे भर्ती का ये मामला है, हमारा शिक्षक भर्ती का ये है, हमारा मारुति सुजुकी के हम एम्प्लॉइज हैं, हम मोजर बेयर में उस समय काफी कुछ हुआ था, हर सेक्टर के लोगों का। तो हमें उस पर कई लाइंस बनाना पड़ा उस नंबर पे। और तब हमको ये रियलाइज हुआ कि ये इतना बड़ा इश्यू है, और ये मतलब अनुपम जैसे आदमी के पास अगर इतने कॉल्स आ रहे हैं एक इस आंदोलन के कारण, इसका मतलब विपक्ष भी फेल हुई है, सरकार तो फेल हुई है, वो तो ऑब्वियस है। लेकिन ये हमारे पास मतलब जो जीरो से स्क्रैच से शुरू कर रहा है, तो फिर तो फिर क्या हुआ कि जहां से कॉल्स आते थे किसी भी मूवमेंट में कि आप आइए सपोर्ट करिए, वहां जाते थे, सपोर्ट करते थे, और अखबार उसको इस ढंग से रिपोर्ट कर देती थी कि युवा हल्ला बोल लीडर अनुपम सेड दिस। उस ढंग से युवा हल्ला बोल बना। और मैं बहुत कॉन्शियस था कि संगठन नहीं बना, मतलब अच्छा, हाँ, मैं कहता युवा हल्ला बोल को ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये करना, ये सब काम में नहीं जाता है। और हर वक्त हम लोग एक्शन मोड में रहे, लेकिन हर वक्त एक्शन मोड में रहने के प्रोसेस में अपने आप संगठन एक रिपोर्टिंग मॉडल बन जाता है, अपने आप ढांचा बन जाता है, अपने आप हर आंदोलन से कई ऐसे लोग आए, जैसे आप गोविंद से मिले। हाँ। गोविंद एसएससी आंदोलन के समय यूपीएससी की तैयारी करने वाले मुखर्जी नगर में छात्र थे। ऐसे कई लोग हैं
जो अलग अलग आंदोलन, और फिर वो होते होते फिर बाद में समझ में आया कि अब तो हमको पैसा भी चाहिए, चंदा भी चाहिए, कैसे होगा, इतना ट्रैवल हो रहा है, इतना कार्यक्रम हो रहा है, इतने एजिटेशन हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट खोलो तो पता चले कि आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, तो फिर युवा हल्ला बोल रजिस्टर करना पड़ गया। तो इस क्रम में आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते फिर हमारा राष्ट्रीय परिषद बन गई, फिर राज्यों में कमेटी बनने लगी, फिर यूपी, बिहार, राजस्थान, इन 3 राज्यों में जिलों की कमेटी बनने लग गई। तो एकदम हर जगह संगठन बनना शुरू हो गया, और एक हमने पोजीशन एक तय कर रखा था कि हम बिल्कुल नॉन पार्टीशन इस मामले में रहेंगे कि दलों से दूर रहेंगे। इस मामले में हम दलों के दलदल, हाँ, दलों के दलदल से, मैं दलों को गिरोह कहता था, कहता हूं, आज भी कहता हूं, और आइडियोलॉजिकली बहुत क्लियर थे कि हम भाजपा संघ की राजनीति का विरोध कर रहे थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि हम विपक्ष की पार्टियों के हिसाब से काम कर रहे हैं। राज्य सरकारें जहां विपक्ष की थी, राजस्थान में हमने खूब विरोध किया, अशोक गहलोत जी की सरकार होती थी उस समय राजस्थान में, तो क्योंकि ऐसे भी कांग्रेस गवर्नमेंट में थोड़ा ज्यादा स्पेस होता था विरोध करने का, वहां हमारे लोग हर महीने जो है जवाहर सर्किल में, जयपुर में जो है 4-5 हजार इकट्ठे हो जाते थे और वो डायलॉग करते थे। ये यहाँ नहीं होता था, लखनऊ में नहीं होता था, पटना में नहीं होता था ये सब चीज। तो वो सब चलता गया और मैं पार्टियों से दूर रहता था। लेकिन फिर अपने युवा हल्ला बोल के अंदर ही ये चर्चा शुरू हुई कि आप इतने एक्सट्रीमिस्ट क्यों बन रहे हैं, कि आप जहां किसी कार्यक्रम में मंच पे किसी दल का नेता होगा वहां भी नहीं जाएंगे, तो वो भी तो स्टेक होल्डर्स है ना, हमको अगर कोई विमर्श को स्थापित करना है तो उनसे संवाद करना। तो फिर लेट 2022 में ये फिर हमने एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बनाई कि नहीं, हम ठीक है पार्टियों से और पार्टियों के लीडर्स से बातचीत संवाद करेंगे। और जैसे ही अंडरस्टैंडिंग बनाई तो बहुत इमीडिएटली लगभग सभी पार्टियों की लीडरशिप के साथ, बिल्कुल टॉप लीडरशिप के साथ मेरा संवाद बन गया। और फिर अग्निपथ वाला आंदोलन उसी साल हुआ था। मैंने कई पार्टियों के लीडर्स से इंसिस्ट किया कि आप लोग इस पे इफ बट मत लगाइए, अग्निपथ वापस लेंगे स्पष्ट रूप से। तो इस तरह की कई चीजें थी। और लेकिन ये नहीं सोचा था कि कांग्रेस में आएंगे, 22 तक नहीं सोचा था, 23 तक नहीं सोचा था, 24 के लोकसभा चुनाव तक भी दुविधा में था पूरी तरह से। और फिर होते होते जैसे कईयों के संपर्क में आए तो राहुल जी के भी संपर्क में आ गया। अब उनके संपर्क में आए तो आप 1 to 1 जब जानते हैं लोगों को, अब आनंद जी को मैं दूर से जानूंगा, हो सकता है कि वाया मीडिया अलग अलग लोगों की राय के हिसाब से अपनी राय बनाऊंगा, आपके सामने आपके साथ बैठ जाऊंगा तो फिर हो सकता है कई धारणा दूर हो जाए, कहीं अपनी राय बनने लग जाए। तो उस तरह से राहुल जी के साथ भी हुआ। तो जब उनके साथ बैठे, उनसे बात होने लगी, समझने लगे, तो मेरी कई सारी धारणाएं और सिर्फ धारणाएं दूर नहीं हुई, मतलब मैं रिलेट करने लगा पूरी तरह से। ये एक आदमी है जिनके साथ फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से मैच हो रहा है, मतलब इनके मॉरल कंपास के साथ, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ, बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड के साथ। तो कुछ मामलों में जो हम जैसे लोगों को जो चीज आकर्षित करता है, मैंने जब पार्टी ज्वाइन किया था तो हमने यही कहा था कि हम तो वो लोग कभी रहे नहीं जो सत्ता बल से आकर्षित हो, धन बल से आकर्षित हो, बाहुबल से आकर्षित हो। हम सिर्फ नैतिक बल से आकर्षित होते हैं। वो नैतिक बल दिखा उस आदमी में, लेकिन दिखने के बाद भी फिर मेरे मन में शंका थी कि अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी तो बड़ी पार्टी है ना, इसका मतलब अब ठीक है राहुल जी ऐसे हैं तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया जाए, ये भी सही नहीं है। तो फिर खुल के बात हुई, कांग्रेस संगठन को लेकर जो मेरे मन में अप्रीहेंशन थे वो सभी मैंने शेयर किए। मुझे समझ में आया कि उनके मन में भी कोई अप्रीहेंशन। तो फिर जब लगा कि वी आर अग्रीइंग ऑन द प्रॉब्लम, तो वी शुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो फिर जाके सितंबर 2024 में, अच्छा हमारे ज्यादातर साथी जो है वो तो पहले से तैयार हो चुके, मतलब मैं ही बाधक था एक महीने कांग्रेस में आने को लेकर। और जब फिर ये ओके हुआ कि ठीक है नहीं ज्वाइन करना है, तो फिर कई बार बैठक हुई, कई राउंड मीटिंग हुई। फिर मैंने राहुल जी को कहा कि आप एक हमारी कोर टीम के साथ भी बैठिए एक दिन। वो बैठे, एक हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी युवा हल्ला बोल की है, उसके 20 लीडर्स के साथ बैठे वो 10 जनपद में, और 2-3 घंटे लंबी बात हुई। और एक से ऐसे बात हुई जैसे कि वो 1 to 1 बात कर रहे थे। और पूरी बातचीत के बाद वो सबसे ज्यादा प्रसन्न और हैरत में इस बात को लेकर ही थे कि हाउ डिड यू ऑल कम टुगेदर, मतलब उनको हर व्यक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उनको लगा कि ये सब एक साथ कैसे है, मतलब आप किसी पार्टी में नहीं है, आपका ना कोई चुनाव लड़ने का मोटिवेशन है,
आपके पीछे ना कोई बहुत बड़ा संसाधन है, तो मतलब इस तरह की टीम बन जाना, तो बड़े प्रभावित उस टीम से हुए, हमारे सभी साथियों से हुए, और फिर उसके बाद से हमने कांग्रेस पार्टी की कहानी अलग। मैं असल में बहुत से प्रश्न तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पॉडकास्ट 5-5.5 घंटे का एक हमारे सिर्फ आमिर खान ही कर सकते हैं। आमिर खान कर सकते हैं, उस पर किसी की नौकरी भी चली जा सकती है नौकरी भी चला जाए। लेकिन एक अंतिम प्रश्न बस करके हम लोग ने जैसे तय किया था कि पॉलिटिकल, रोज आप भी बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ, कहीं कहीं ये भी बात, एक अंतिम प्रश्न इसलिए क्योंकि एक परिवार हम सब लोगों को, और खास करके जिस पट्टी से आप आते हैं, परिवार एक बड़ा एंकर होता है जी। हल्ला बोल में आज की तारीख में उनको लगता है कि नहीं, उन्होंने सही था, और हल्ला बोल आप एक लार्जर चीज काम करता है। जैसे मेरे घर में मेरा भाई पॉलिटिक्स में गया था, तो घर में था नहीं भाई अच्छी बात है कुछ समाज की, कि आज भी लगता है नहीं अरे बेटा वही रहे होते तो साहब रहते। कभी कभी मतलब घर वालों को अपना तो ठीक है, अपना तो जो है नहीं, घर वालों को ऐसा नहीं लगता कि ये गलत निर्णय हुआ। अच्छा, घर वालों को लगता है कि ये सही निर्णय है, और क्योंकि घर वाले, जब मैं घर बोल रहा हूँ तो नॉट नेसेसरली माँ बाप, मैं लार्जर हूँ, उस समय के दोस्त, उस समय की बात हो, उस समय के अगर ये प्रश्न है तो इसमें दो तरह की राय है आनंद जी। जैसे बिल्कुल मेरे माँ की तरह, अच्छा मेरी चीजों में ना माँ बहुत केंद्र में रहती है और बहुत ज्यादा मैटर करती है, आमतौर पर जितना किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को करती है उससे ज्यादा करती है। तो उनका बहुत जबरदस्त बैकिंग सपोर्ट रहा ये सब करने के लिए। उनको तो कतई नहीं लगता है कि, उनको लगता है कि बिल्कुल सही फैसला है, बिल्कुल सही रास्ते पे। बहुत एक जो लार्जर वाइडर सर्कल रहा है शुभचिंतकों का, उसमें दो राय जरूर आज है, खास तौर पे बिहार चुनाव के बाद है। जो सुपौल में उसके बाद कई लोगों की हम लोग एक टिकट वाले पे अलग से बात करेंगे, क्योंकि वो एक नहीं, वो इसलिए भी बात करेंगे कि मैं भी इस बहुत उसका प्रोसेस रहा हूँ, और एक 2-2.5-3 साल के लिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहा हूँ। मतलब जो आपने कहा ना, गिरोह कह लीजिए, दलदल कह लीजिए, ये एक पार्ट है, उसमें किसी और ने, लेकिन आज मैं सिर्फ निर्णय पे वो इसके बाद तो दोस्त मित्रों को तो वो लगता है, दोस्त मित्रों को कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि कांग्रेस में जाने की क्या जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि जिनसे भी संवाद हुआ है फिर वो समझ जाते हैं मेरी बात। मुझे ऐसा एक भी आदमी नहीं मिला है, कोई मित्र, शुभचिंतक, दोस्त यार, जिसको लगता हो कि मैंने सही फैसला नहीं लिया, और उससे फिर बात हुई और उसके बाद भी उसको लग रहा हो कि सही फैसला नहीं लिया। तो उसके कई फैक्टर्स है, परिस्थितियों के कारण लोग निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं, और उसको फिर सब समझते हैं इस बात को कि नहीं, ये फैसला अंततः ठीक ही फैसला था। हमारे अपने युवा हल्ला बोल और आंदोलन के जो साथी थे, उनमें थोड़ी बहुत निराशा हुई है। शायद मुझे थोड़ी बहुत लगती है वो निराशा ज्यादा है। नहीं, क्योंकि हम एक हार्श वर्ड यूज कर लेंगे। एट टाइम्स क्या होता है ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आंदोलन में केजरीवाल से, एक बड़े लोगों से, मैं अमेरिका गया, दे फील चीटेड। उसको लगता है कि, तो क्या ऐसा भी आपको नहीं लगा कि कुछ साथियों को लगता है कि यार उनके लिए हम कुछ मतलब मैं कहूंगा कि नहीं, किसी को नहीं लगता, बेईमानी होगी, गलत होगा ये कहना। बहुत साथियों को लगता है, बहुत साथी मुझे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम भ्रम में हो, पार्टी ऐसी ही होती है, नेता ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो लेकिन ठीक है, लेकिन लार्जर युवा हल्ला बोल अपनी जगह है, वो मतलब जो वो चला है कारवां, वो अपनी जगह, वो थोड़ा देखिए वो स्लो डाउन हुआ है। मैं इस बात को तो एडमिट करूंगा, स्लो डाउन होने का एक कारण पिछले 1 साल में जो बिहार चुनाव को लेकर, और उससे पहले और ज्वाइनिंग के बाद थोड़ा तो समय लग जाता है फिगर आउट करने में कि ये है क्या चीज, कांग्रेस क्या चीज है। तो उसमें भी आप कई बार समझ नहीं पाते हैं कि आप पार्टी के अंदर आ गए, और उसके बाद भी अगर मैं अपना काम करता ही रहूं, तो कई लोगों को तो अपनी डफली अभी भी बजाया जा रहा है, क्या फिर पार्टी में आया, नहीं हुआ, क्या हुआ। तो वो समझने, और उसका कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है पार्टी में कि आप कि कोई आया तो उसका किसी तरह का ओरिएंटेशन हो, तो कुछ भी उसको समझ में आया कि भाई क्या है। खासतौर पर देखिए, जो एक दल को छोड़ के दूसरे दल में आए, जो सीजन पॉलिटिशियन है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इस तरह जो मूवमेंट के बैकग्राउंड से आए हो, जो कुछ एक अलग तरह के पुश और मोटिवेशन से आए हो, और जो कई चीजों को लेकर सेंसिटिव रहते हो, उनको लेकर भी नहीं है। तो मैं इतना फॉर्चुनेट जरूर रहा हूं कि मुझे राहुल जी की तरफ से तो मिला है मुझे, लेकिन देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इसके लिए। और मेरी कोशिश रही है इसको लेकर, मैंने बाकायदा बैठक एक रिक्वेस्ट किया था, एक बैठक हुई थी राहुल जी के साथ, हमारे कुछ साथियों के साथ, जिसपे मैंने
प्रपोज किया कि हम पार्टी के अंदर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो। चलिए, अनुपम खुशकिस्मत है कि आपके साथ डायरेक्ट लाइन है, लेकिन अगर पार्टी को बड़ा होना है तो आपको 1000 अनुपम चाहिए। उन 1000 अनुपम के साथ तो लीडर नहीं ना इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए ना कि उन 1000 को आप कम से कम महसूस करा सके कि ना यू आर एट द राइट प्लेस। वो क्लूलेस रहेंगे, उनको पता ही नहीं रहेगा क्या होना है। तो मतलब मैं उस तरह इससे पब्लिक लाइफ में रहा हूं कि कम से कम क्लूलेस कभी नहीं रहा। ठीक है, ये हो सकता है कि कुछ फैसला किया वो गलत साबित हो गया, लेकिन ये नहीं पता होता था कि नहीं करना क्या है। ये जो सवाल है ना कि करना क्या है, अभी पार्टी में मुझे दिक्कत हो जाती है बताने में। कोई पूछ देता है कि अब आगे क्या करना है, तो ब्लैंक हो जाता हूँ। ये इस जोन में मैं कभी नहीं रहा हूँ। ये पार्टी में आने के बाद हुआ है, और मुझे ये चीज बहुत डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब टू द एक्सटेंट कि आई विल नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। मुझे मतलब चुनाव, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, इन चीजों की परवाह नहीं है। मतलब ये क्लूलेसनेस जो है, ये बियॉन्ड अ पॉइंट जो है, मतलब आई विल ब्रेक फ्री। आई नो, मैं खुद को जानता हूँ। तो उससे एक टेंशन चल रहा है अभी मेरे अंदर। वो टेंशन है, उसको मैं रिजॉल्व कर लूंगा कुछ दिनों में। नहीं, मैं कंक्लूड इसी पे करूंगा। एक मेरा दोस्त कहता है कि कोई मतलब ऐसे उसने यार किसी नेता से पूछा कि मैं इसी पे कंक्लूड करूं कि 2+2 कितना हो। उसने थोड़ी देर सोचा, उसने अच्छा लेना है कि लेना है। मेरे ख्याल में इससे अच्छी 2+2 पॉलिटिक्स में आप कुछ लेने आए कि देने आए, ये डिसाइड करेगा। शुभकामनाओं के साथ और इस वादे के साथ आपसे वादा ले लेंगे भाई, एक हम लोगों को एक बार फिर बैठेंगे, लेकिन शायद हम लोग 5 घंटे नहीं, लेकिन घंटे 2 घंटे हम लोग एक बार पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। हम सब लोगों की नियति इस देश की उससे बनी हुई है। तो आज इस एफर्ट के साथ नहीं बात की गई कि उसकी बात तो रोज कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहली बार कोशिश की और उस पहली कोशिश में मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो मैं इसके लिए भी प्रिविलेज महसूस नहीं। अब ये देखिए कि हमारे दर्शकों को ये कोशिश क्या लगती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये उनके। थैंक्स सो मच।